सो हेलो एवरीवन। ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है। आपका पहला चैप्टर जो है फोर्स है, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, है ना। और वैसे तो कुछ बुक्स में वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है, चार तीन या चार एक्सरसाइज में स्प्लिट अप है। और कोई बुक्स में जो है पूरा एक चैप्टर जो है फ्लो में दे दिया है। आप सेलिना में देखेंगे तो ABCD करके है। अगर कोई और बुक देखेंगे तो कंप्लीट चैप्टर है, एक्सरसाइज टाइप का नहीं है। तो हमने यहाँ पर भी जो है एक्सरसाइज टाइप का नहीं किया है, हमने भी फुल फेज में ही जो है करवा दिया है। आज मैं मैक्सिमम आपका थ्योरी कंप्लीट कर लूँगा 80 से 90%। और फिर एक और लेक्चर करेंगे जिसमें लेफ्ट ओवर अगर थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगा तो वो कर लेंगे। और न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल सिर्फ मीटर रूल का ही न्यूमेरिकल है ये चैप्टर में, और सम बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं टॉर्क में और फोर्स में। फोर्स और टॉर्क में कुछ बेसिक आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अभी शुरू करते हैं। Yeah, so force may be defined as an external agent which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or the direction of motion of a body. ओके आपने क्लास 8 में पढ़ा था फोर्स का मतलब क्या होता है। अब पुश और पुल ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड फोर्स। तो ये यहाँ पर अगर अभी आप लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, है ना। वो क्लास 8 के हिसाब से सही था वो डेफिनेशन। कोई भी चीज़ को आप पुश कर रहे हो या कोई भी चीज़ को पुल कर रहे हो तो आपको फोर्स चाहिए होता है। तो आप बोल दिया पुश और पुल ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड फोर्स, राइट। तो वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। फोर्स यहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। मतलब एक एक्सटर्नल चीज जो हम लोग कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जा रहा है वो चीज, या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में भी लाया जा सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर कोई बंदा दौड़ रहा है, बहुत जोरों से दौड़ रहा है, उसको हम लोग जो है पकड़ लेते हैं पीछे से, तो वो बंदा स्टेट ऑफ मोशन में, वो इमिडिएटली वो क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, है ना। अगर वही जो है एक बंदा दौड़ रहा है और दूसरा बंदा वहां से खींच लिया उसको, जहां से दौड़ रहा है वहीं से खींच लिया उसने और अपने डायरेक्शन में ले आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नॉर्थ की तरफ जो है दौड़ रहा है और एक बंदा आता है और ईस्ट की तरफ उसको खींच लेता है, तो ऑब्वियसली वो जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा। तो उससे उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। वो कुछ जो है फोर्स अप्लाई किया जो ईस्ट में था, वो कुछ फोर्स अप्लाई किया जिससे वो नॉर्थ में जा रहा था, वो कैसे हो गया, ईस्ट की तरफ आ गया। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, उसने ही तो फोर्स लगाया जो ईस्ट में खड़ा हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी चीजें अगर अपना स्टेट बदल रहा है या डायरेक्शन बदल रहा है तो ये सोच लीजिए वो क्या है, फोर्स है, राइट। अब फोर्स के कारण चार चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, चार चीज। फोर्स कैन चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब देखिए, जैसे आपकी मम्मी आटा गूंथती है ना। फोर्स लगा के वो क्या करते हैं, आटा का पूरा शेप ही बदल देते हैं, हाँ? या फिर आप कोई जो है होटल में जाइएगा, होटल में क्या स्पॉन्जी ये वाला होता है ना, बेड होता है, तख्ता होता है, वहां पर जाके जोर से फुदक के बैठिएगा, तो क्या हो जाते हो आप, अंदर घुस जाते हो ना एक बार के लिए, हाँ। और फिर जब उठते हो तो आप बहुत अच्छा जो है छाप छोड़ते हो बेड में, है। वो क्या होता है, चेंज इन दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो जो आपने छाप छोड़ा है उठने के बाद, वो क्या है, ऑब्जेक्ट का शेप आपने बदल दिया ना, कुछ फोर्स लगा के, कहाँ से लगाया मत पूछना। ओके, चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए वो बंदा बहुत स्पीड से चल रहा है, अगर एक हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई भी तो एक फोर्स ही हुआ, हाँ। तो अगर आप बहुत सोच लो आप पापा के परी हो या जो भी, ओके, आप 100 या 200 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो, है ना, और तुरंत जो है आपको ब्रेक मारना है, ठीक है। तो आप दोनों ब्रेक तो मत मार दीजिएगा, ओके। एक ही ब्रेक मारिएगा और वो भी धीरे से मारिएगा, एक ही बार में मार देंगे तो सोचिए हो ही जाएगा, कांड ही हो जाएगा, ओके। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो मोशन में चल रहा है चीज वो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद, एटलीस्ट थोड़ा बहुत समय लेता है, ठीक है, कुछ समय बाद फिर क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है, राइट। और वही अगर कोई चीज आप रेस्ट में है, सोच लो आपको कहीं जाना है तो आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया चीजों को,
तो वो भी एक टाइप ऑफ फोर्स ही आपने अप्लाई किया है, जिससे आपने एक्सेलेरेटर घुमा दिया तो आप का मोशन में आ गया, है कि नहीं, पूरा बॉडी। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ रहा है, और स्टेट ऑफ मोशन में स्टेट ऑफ रेस्ट में आ रहा है। ओके, अब स्पीड भी हम लोग कर सकते हैं चेंज फोर्स लगा के। अगर एक बंदा 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, अगर पीछे हमने 2 कुत्ता छोड़ दिया उसके, ओके, तो ऑब्वियसली उसके स्पीड बढ़ जाएंगे, हैं, कुत्ता से डर लग जाएगा उसको। तो ये तो चलो मैंने कुत्ता छोड़ दिया वो बात अलग है, यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन सपोज थोड़ा बढ़ा दिया, आपको जल्दी पहुंचना है, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो जल्दी पहुंचना है आपको, ओके, तो आप क्या करोगे, अपना स्पीड बढ़ा रहे हो। तो यही तो फोर्स आपने अप्लाई किया ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। तो स्पीड भी चेंज हो सकता है अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो पहला तो आपने शेप बदल दिया, मोशन भी आप बदल दे रहे हो, स्पीड भी आप बदल रहे हो फोर्स से, और चौथा क्या है, डायरेक्शन, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है डेफिनेशन में। डायरेक्शन भी फोर्स अप्लाई करके आप चेंज कर सकते हो, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, वैसे कहीं पर भी आप डायरेक्शन बदल सकते हो थोड़ा बहुत फोर्स लगा के। तो ये सोच लीजिए आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, ये 4 पॉइंट्स, ओके, ये आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन देने वाले बंदा कौन था, आइजैक न्यूटन। ओके, ये जो है आप बोल सकते हैं सबको एजुकेटेड फील यही करवा रहे, आइजैक न्यूटन। अगर वो नहीं होते तो हम पढ़ते ही नहीं, फिजिक्स के बारे में जानते ही नहीं, राइट। तो आप एजुकेटेड अपने आप को क्यों बोल पा रहे हो, इनके वजह से, ओके। तो प्लीज गिव हिम लॉट ऑफ क्रेडिट, okay, because of him you are feeling educated, right? Huh? So according second law of motion, force applied on the body is equal to the rate of change of its linear momentum। ये second law of motion का जो है definition है, वो क्या कहता है, second law of motion ये बोल रहा है कि force जो है वो directly proportional है rate of change of momentum के, ठीक है, ध्यान से सुनिए, rate of change of मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम पी से डिनोट किया जाता है ना। वो बोलने का मतलब है मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, हाँ, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब P इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, mv। फिर आपको चेंज इन मोमेंटम पता होना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम होगा और एक इनिशियल मोमेंटम होगा, है ना, किसी भी बॉडी का एक फाइनल मोमेंटम होता है और एक इनिशियल मोमेंटम होता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, क्योंकि v आपका फाइनल वेलोसिटी है, और वही आप सब्ट्रैक्ट करोगे इससे क्या, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, mu, बिकॉज u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ, जिसमें m आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u, राइट। और फिर हम लोग लगाएंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब हमेशा जब ये वर्ड रेट आता है ना, आप जो भी फंक्शन लेके आ रहे हो इसको बाय रेस्पेक्टिव क्या कर देना, टाइम कर देना, ठीक है। रेट मतलब यू आर नोटिफाइंग इट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। अभी आपको ये पता है एक्सेलरेशन का आपने नाम सुना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी वही होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। तो ये क्या है, ए v माइनस यू बाय टी। वही चीज अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, v माइनस यू बाय टी की जगह में क्या लिख दूंगा, ए, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, और या फिर f इज इक्वल टू क्या, k m a, वेर k इज व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और अगर ये 1 हुआ तो f इज इक्वल टू क्या होगा, ma। यही बोल रहा है ना, यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। तो वो आपको याद रखना है, फोर्स इज व्हाट,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल स्लाइट न्यूमेरिकल्स आ सकता है। एक्सेलरेशन दे दिया होगा, मास दे दिया होगा, आपको फोर्स निकालना है, या फोर्स या मास दे दिया होगा, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना। हाँ? तो F इज इक्वल टू एम ए, ये आपको याद रखना है। आपके बुक में जो है वो डेरिवेटिव फॉर्म में होगा, राइट। डेरिवेटिव फॉर्म में मतलब यहाँ पर फोर्स दे दिया होगा dp बाई dt, वैसा ही दिया होगा dp बाय dt, मतलब वो डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा है। मोमेंटम बाय टाइम, d मतलब क्या होता है, चेंज। डेरिवेटिव फॉर्म में वो क्या होता है, चेंज, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो, d mv बाय dt लिख सकते हो। और आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को dv बाय dt लिख सकते हो। तो ये आप ऐसा लिख दो, m बाहर ले आओ और ये लिख दो क्या, dv बाय dt, और dv बाय dt क्या है, a, तो f इज इक्वल टू क्या, m। इस तरीके से दिया होगा आपके बुक्स में। हाँ, समझ में आया आपको क्या है ये। एक और बात जो है जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए f आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, वही है ना, dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। और हमें पता है ये मोमेंटम क्या होता है, mv बाय dt, राइट। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv बाय क्या, dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो m को आप बाहर ले जाओ तो ये क्या होगा, dv बाय dt होगा कि नहीं। और dv बाय dt की जगह में आप मैं क्या लिख सकता हूँ, a, तो f इज इक्वल टू क्या, ma। समझ में आया। वैसे जो है आपके बुक में दिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या आएगा, ma आएगा। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। आपने पढ़ा ही होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वो कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं फोर्स के वैल्यू। अगर नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है या फिर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तब चीजें आपको नेगेटिव में आएंगे फोर्स, क्योंकि मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता। मास नेगेटिव हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के कारण फोर्स नेगेटिव आ सकता है। तो इसीलिए फोर्स कैन हैव अ पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज अ नेगेटिव डायरेक्शन। इसलिए हम लोग बोलेंगे फोर्स इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। फिर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, देखिए ये फोर्स के बारे में बताया किसने, आइजैक न्यूटन ने। तो उन्हीं का नाम, वही जो है परंपरा है फिजिक्स में मैक्सिमम, है ना, जो निकालता है वही अपना नाम दे देता है यूनिट में। तो आइजैक न्यूटन ने निकाला था। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। अब ये मत पूछिएगा कि ये सीजीएस यूनिट डाइन कैसे गिरा, डाइन नहीं निकाला है, डाइन वैसे ही दे दिया है उसका नाम। ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन। हाँ, एसआई मतलब आपको पता है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सिस्टम या फिर सिस्टम डे इंटरनेशनल। ओके, और सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एंड द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, केजीएफ। केजीएफ मतलब किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। अब ये चीज बोल रहा है, देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। वो कैसे हुआ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आपको ये बताना है, न्यूटन मतलब ये तो फोर्स के बारे में बात हो रहा है। और एफ इज इक्वल टू हमें पता है क्या, एम ए, जिसमें एम का यूनिट क्या है, केजी, और ए का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड बाय टाइम। हाँ, तो वैसा करोगे तो आपको क्या आएगा, यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो एफ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, के जी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो ना। गाइडलाइन के हिसाब से गलत है क्योंकि मीटर नहीं रखना है ना। कोई बंदा एक पीरियड बताया था ये चीज के बारे में, ध्यान से रखो, सुनाई दी। एफ इजिकल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन के जगह में मैं वैसा लिख सकता हूँ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं न्यूटन के जगह। क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। अब केजी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम। मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, है ना। तो ये क्या है, ये इक्वल टू क्या है, डाइन ही है। और वी नो दैट 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना इंटू करोगे आप, 100। तो ये कितना हो गया, 10⁵ हुआ ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन वहां से आया। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन जो है यहाँ वहां से आया। 1 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप बेशक वो रटने वाला चीज है, लेकिन वहां से ये चीज आ रहा है, वो आप ध्यान रखें। ओके, तो वही चीज मेरे को बताना था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्लियर। नेक्स्ट, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल यूनिट है तो ग्रेविटेशनल वैल्यू से आया है, वो स्मॉल जी से वो वैल्यू आया है। 1 kgf इज इक्वल टू कितना, 9.8 न्यूटन। एंड 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन। ओके, तो ये 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन क्या है, हाँ? ये चीज भी रटो मत। 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन, नहीं आप रियलिटी में मत जाइए, ओके, फिजिक्स में आइए। तो आपको इतना पता है कि 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन है, पता है ना आपको। हाँ, तो अगर मैं ये न्यूटन को कन्वर्ट करूं डाइन में तो क्या होगा, 9.8 इंटू 10⁵ होगा ना। तो 1 kgf इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 9.8 इंटू 10⁵ क्या, डाइन, है ना। और अगर मैं 1 gf पूछूं, 1 gf पूछूं तो वो क्या होगा, 9.8 इंटू 10⁵ बाय कर दोगे, बाय कितना करोगे, 10⁵ या फिर 1000, है ना। तो ये 3 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 2, दैट इज 9.8 इंटू 10⁵ डाइन, या फिर आप बोल सकते हो 980 डाइन। समझ में आया कैसा हो रहा है, हाँ। तो 1 gf इज इक्वल टू कितना, ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन, है। तो वो भी रटना नहीं है, आप निकाल सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, हाँ। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आपको पता होता है क्या है इसका आंसर, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन मतलब यू नीड टू डिफाइन इट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, मास एंड एक्सेलरेशन। तो वो क्या है देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड कॉजेज इट टू एक्सेलरेट बाय कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है, वो 1 kg बॉडी, बॉडी जो 1 kg का है उस पर गिर रहा है, और जैसे ही हम ये फोर्स गिरा रहे हैं वो बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द what force applied on a body or that acts on a body of mass 1 kg which allow it to move or accelerate by कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, राइट। 1 न्यूटन का डेफिनेशन। अभी एक सवाल है देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी वेइंग 100 डाइन। कैसे करोगे इसको, आपको मास ऑफ द बॉडी बताना है, वेइंग 100 डाइन मतलब यहाँ पर फोर्स बता दिया, ओके।
और आपको निकालना है क्या, मास, वेट बोला है, वेट मतलब वही न्यूटन, एंड वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, यहाँ पर जी 10 ले लीजिए, ओके, जी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, राइट, मैंने दिया है यहाँ पर जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो आप निकाल सकते हो ये चीज, क्योंकि आपको देखिए मास दिया हुआ है और जी भी, सॉरी मास निकालना है, वेट दिया हुआ है और जी भी आपको मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाय जी, लेकिन ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये 100 डाइन है, डाइन क्या होता है, सीएम में होता है ना। अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसा लिखूं तो ये क्या होगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसा होगा ना, हाँ, ग्राम सेंटीमीटर, ओके, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसा होगा ना, हम्म। तो ये आप कन्वर्ट कर दीजिएगा मीटर में, या फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा किस में, सेंटीमीटर में, और आप निकाल सकते हो एम का वैल्यू, ओके, ये निकालिएगा, कोशिश करिएगा घर में, राइट, सिर्फ सिंपल डिवीजन है, हम्म। अब टाइप ऑफ फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फोर्स क्या है, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फोर्स का दो टाइप है, राइट, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में, तब जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट ही नहीं है, दूर से उनका क्या है, कनेक्शन चल रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, तो उस जैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आएगा, इसको वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ जो है एक्सप्लेन करता हूँ। एक है क्या, मॉस्कुलर फोर्स, ठीक है, फिर है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, फिर आपका, नहीं नहीं, मॉस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कुछ, हाँ, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स होगा, ओके। एक और भी है, फोर्स ड्यू टू कॉलिजन, फोर्स ड्यू टू कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराना, ओके, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होगा, ओके, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होंगे, पहला है मैग्नेटिक फोर्स, ओके, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सब चीज के बारे में आप पढ़े हो क्लास 8 में, है ना, ये सारे फोर्स के बारे में पढ़े हो आप, थोड़ा बहुत डिटेल में जानते हो। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स मतलब वही पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, आपस में दो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं, हमें पता नहीं बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो है वो अपने चिपक जाते हैं, है ना, आप उनको पास में लेके ही नहीं आते हैं, वो खुद पास हो जाते हैं, है ना, पास में आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही है, कोई भी चीज आप ऊपर फेंको तो वो कभी ना कभी क्या आएगा, नीचे तो आएगा ही, इसका मतलब क्या है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो वो नीचे आ रहा है, तो वही जो है किस तरीके से वो हो रहा है, किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, वो सब हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने वही स्केल बाल और पेपर का सिस्टम किया ही होगा बचपन में, है, तो वही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट, अनचार्ज पार्टिकल को क्या करना, चार्ज कर देना, है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फोर्स ड्यू टू कॉलिजन, एक मोटा सा आदमी को मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और एक पतला सा आदमी को मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ओके, दोनों को मैंने बोला दौड़ो, दोनों दोनों बंदे जो है बहुत जोर से दौड़ रहे हैं, ठीक है, कभी ना कभी बीच में आएंगे तो टकराएंगे, हाँ, और जब टकराएगा तो मोटा आदमी को तो कुछ नहीं होगा, पतला आदमी क्या हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा ना वो, है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, है, ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो बड़ा वाला जो है, मतलब जो मोटा इंसान है, उसके सारे फोर्स कहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर
आ जाएंगे, ठीक है, पतले वाले में आ जाएंगे। इसके वजह से वो संभाल नहीं पाएगा वो फोर्स को, जो मोटे वाले से आया है जो फोर्स, वो नहीं संभाल पाएगा और वो क्या करेगा, फ्रेम से निकल जाएगा या फिर यहीं गिर जाएगा, है ना। टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स मतलब सारी चीज, आप जब भी कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, हैंग कर रहे हो, जैसे कि आपका फैन हो गया, कैमराज हो गए, कुछ भी, तो दैट इज व्हाट, टेंशन फोर्स। हमेशा उन पे एक टेंशन फोर्स रिएक्ट कर रहा है ना, है? तो वही है। फ्रिक्शनल फोर्स चलने से ही आप, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ही आप बैठ भी पाए हो अभी तक, ठीक है, नहीं तो आप बैठ भी नहीं पाते। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होता तो आप आराम से बैठ के देख रहे हो, हाँ। तो वो किसके वजह से हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो एक बार चालू होते तो बंद ही नहीं होते, हाँ, सीधा यहाँ नदी में चले जाते हैं, है कि नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है तीन प्रकार का है, फिर आप जानते होगे तीन प्रकार का। हाँ, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीनों में से मेरे को बताओ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है? स्टार्टिंग में, स्लाइडिंग में, रोलिंग में? रोलिंग में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है। स्टैटिक में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जनरली क्या है, देखिए, स्टैटिक मतलब हम लोग जैसे चल रहे हैं, अब हम जब भी चाहें रुक जा रहे हैं, है ना। अब जब भी चाहें रुक जा रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तो हम तुरंत रुक जा रहे हैं। स्लाइडिंग में क्या है, आप सपोज ये स्लाइड होता है ना पार्क में, हाँ, वहां पर करिएगा, आप बीच मैदान में आ चुके हो, सोच लो बीच में आ चुके हो और फिर आप बोल रहे हो मेरे को रुकना है, तो कैसे रुकोगे, हाँ। वैसे करने से भी आपको थोड़ा तो आप ट्रैवल करोगे ही ना। आप जब सोचो मेरे को रुकना है, तो आप थोड़ी ना रुक जाओगे, आप तो थोड़ा तो और ट्रैवल करोगे, फिर आगे सीधा गुड़ गुड़ के गिरोगे, है कि नहीं, ये सैंड में। तो वो बात का बात है। और रोलिंग में भी वही है, आप कोई चीज रोल कर रहे हो, देखो, ओके, तो ये रोलिंग वाली चीज तो आके कभी ना कभी बाद में ही रुकेगा ना। तुरंत वो बोलेगा मैं रुकूंगा बोलने से रुक पाएगा क्या? वो नहीं रुक पाएगा। तो वहां पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। रोलिंग फ्रिक्शन में आप चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे, कुछ डिस्टेंस आप ट्रेवल कर ही लोगे, मतलब फ्रिक्शन बहुत लेस पावरफुल है। इसके वजह से तो रुक नहीं पा रहा है चीजें, ये तो वो रुक जाता, राइट। तो स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। और फिर मस्कुलर फोर्स, ये तो आपको पता ही है, अगर आपके बॉडी में मसल नहीं है, बिल्कुल भी अगर थोड़ा भी मसल नहीं है, तो आप पंख भी नहीं उठा सकते, ओके। पंख जो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब वेटलेस लगता है, वेटलेस ऑब्जेक्ट लगता है, वो भी आप नहीं उठा पाओगे अगर आपके बॉडी में मसल्स नहीं है। आपके बॉडी सिर्फ बोन से बना हुआ है, तो आप ये चीज नहीं कर सकते, ओके। पंख नहीं उठा सकते, मैं उठा सकता हूँ इसका मतलब मेरे में मसल है। So this is the type of force, that is contact force and non-contact force. Do you know strong nuclear force is the strongest force in nature? अगर हम लोग नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का बात करें तो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए तो किसी भी चीज के बारे में हमें पता नहीं है, न्यूक्लियर जितने भी चीजें हैं, रेडियो आइसोटोप्स जो हम लोग बोलते हैं, वी डोंट नो बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके पास जाने का हिम्मत भी नहीं है किसी के पास, राइट। इसलिए हम लोग को ज्यादा प्रॉपर्टी उनके बारे में पता नहीं है। ये सारे आएंगे इसमें, यूरेनियम एंड ऑल, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू masses। क्या मतलब है ये? इसको एक लॉ बोलते हैं, और ये लॉ का नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने 9th में पढ़ा होगा ये चीज, या फिर आपके स्कूल में आउट ऑफ सिलेबस कर दिए होंगे, ओके। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर थ्योरी बता दिए होंगे, न्यूमेरिकल आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं, है कि नहीं। अच्छा रूल है आपका स्कूल का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? देखिए, एफ इज इक्वल टू व्हाट, जी एम एम, राइट, एक कैपिटल ले लीजिए, जी एम एम बाय क्या, आर स्क्वायर। सुना सुना लग रहा है आपको? ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास, या फिर आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, जी एम वन एम टू बाय
आर स्क्वायर। आर क्या होता है? सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। और मास जो होता है, एक मास m1 और एक m2। सपोज सोच लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। कितने डिस्टेंस से? r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो वो क्या करेंगे? आएंगे, राइट। तो वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2 एंड सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो सेपरेशन ऑफ लाइक सेपरेशन बिटवीन टू मासेस वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है वो, राइट। तो इसीलिए हम लोग आर स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही दो जो है कंडीशंस है, राइट। और तीसरा क्या है? अ बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अ आयरन नील फ्रॉम फ्यू डिस्टेंस ड्यू टू व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट एक आयरन को वो कैसे अट्रैक्ट करता है? बहुत थोड़ा फ्यू डिस्टेंस अगर आप लेके चले जाते हो पोल को, तो वो क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है ना। किसके वजह से? क्योंकि ये जो सोच लीजिए एक बार मैग्नेट है, तो ये चारों तरफ इसके क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अगर यहाँ पर आपने ले आया सपोज एक आयरन नील, तो मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर ही आ गया ना वो, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड तक नहीं आता है तब तक वो दूर रहता है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आ जाएगा, वो क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, आपके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन क्या होते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी। अगर आप किसी भी एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जिसके वजह से वो क्या कर रहा है? स्ट्रेट मूव कर रहा है ना, तो वो क्या होगा? एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा। जैसे कि आप चल रहे हो सरफेस में, है ना, और पीछे वाला जो है आपको एक स्लाइड धक्का देता है, तो आप क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन पे ही चलोगे ना, कि थोड़ी ना गुड़ गुड़ के चलोगे, नहीं चलोगे ना। हाँ, वो जोर से धक्का मारा तो बात अलग है, एक स्लाइडली धक्का मारता है तो वैसे जैसे ट्रेन चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, वो सब कहाँ पर? ट्रांसलेशनल मोशन पे ही चल रहे हैं। थोड़ी ना ट्रक आपने देखा है क्या ऐसा पलटी मार मार के जाते हुए, है? तो और अगर इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट वन पॉइंट, अगर हम किसी मतलब एक चीज को हम लोग पाइवट कर दिए, एक पॉइंट में जो है पाइवट हो गया, सपोज ये पॉइंट ऑफ पाइवट है और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे, राइट। तो इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट वन पॉइंट एंड व्हेन सडन फोर्स इज अप्लाइड एट सम अदर पॉइंट इन द बॉडी स्टार्ट टू रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ओके। जैसे कि पंखा हमने पाइवट कर दिया और फोर्स लगाए, सपोज हमने हॉरिजॉन्टली पंखा, हमने स्विच भी नहीं दिया, जस्ट हमने ये फैन का जो ये होता है विंग्स होते हैं उसको हमने क्या किया? बस मार दिया थोड़ा हल्का वे से, तो वो क्या करेगा? अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा कि नहीं? अगर मैं बोलूं बॉल, जो क्रिकेटर बैट्समैन जो है बॉल मारता है और वो ग्राउंड में जा रहा है, वो कौन सा मोशन दिखाता है? वो ग्राउंड में सपोज अब बैट्समैन हिट अ फोर और वो बॉल जो है जा रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन दैट बॉल शो? ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल? दोनों दिखाता है वो, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, ओके। क्योंकि वो ग्राउंड तो कवर कर रहा है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन ये बॉल अपने एक्सिस पे रोटेट भी तो कर रहा है, हाँ? तो रोटेशनल मोशन भी होता है। मतलब जब आप एक बॉल को मार रहे हो, ओके, बैट से, तो वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन दोनों दिखाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, ओके, या फिर एंड इट्स एप्लीकेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या है वो? टॉर्क, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, वही रोटेशनल मोशन से लगभग समान ही है वो, है ना। जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोशन बताता है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। हाँ, अभी जैसे आपका ये जो
एक सोच लीजिए डोर है ऐसा, राइट, और ये डोर को हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, राइट। तो जब हम ये डोर को खोल रहे हैं, तो हमारा हैंडल कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है क्या हैंडल? अगर मेरा हैंडल मैं यहीं दे दूं जहां पर मैंने पाइवट किया, आप जितना भी फोर्स लगा लो खोल पाओगे? जहां पर ये हिंज्ड है वहीं पर मैं हैंडल दे देता हूँ, तो खोल पाओगे आप? नहीं, हैंडल क्या है, थोड़ा दूर में है ना। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो है तो आप ये कभी खोल ही नहीं पाओगे। हमेशा आप अपना हैंडल को थोड़ा फार रखते हो, थोड़ा दूर रखते हो एक्सिस से, क्यों? ताकि आपको कम फोर्स में भी आप चीजें खोल सकते हो, राइट। अगर मेरा हैंडल मैं यहाँ देता हूँ तो अच्छा, ये वाला जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ पर हम खींच के खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो दैट विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स हमने लगाया। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ इंटू आर करने से आपको मिल जाएगा क्या, टॉर्क। तो टॉर्क वही है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ force and its perpendicular distance from the axis of rotation of the body is known as torque। ठीक है, अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूं तो टॉर्क किससे डिनोट किया जाता है, टाउ से। ओके, टॉर्क टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ ऐसा हम लोग लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कोई कोई बुक में आर है, कोई कोई के बुक में डी होता है। ओके, तो एफ इंटू डी या फिर एफ इंटू आर, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया आपको? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी यहां से डेफिनेशन से आप पता कर सकते हो कि टॉर्क किन दो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो फोर्स, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इससे टॉर्क बदल सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, राइट। और आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी टॉर्क का क्या होता है, इफेक्ट होता है। अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका टॉर्क जनरेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो टॉर्क भी आपका क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइंग विद जीरो विल गिव यू जीरो, राइट। तो वही है, टॉर्क जनरेट, देयर इज अ कंडीशन जब टॉर्क जनरेट होगा ही नहीं, कब होगा वो कंडीशन कब आएगा, जब आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, राइट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने से आपके क्या होंगे, टॉर्क जीरो होंगे। या फिर आपने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है, सोच लो, तो फोर्स भी अप्लाई नहीं करोगे तो टॉर्क जनरेट होगा क्या, राइट। तो ये चीज है। तो देयरफॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ फोर्स, एंड दूसरा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये दो चीज पे डिपेंड करता है। ये सवाल बार बार आता है क्वेश्चंस, ओके, आपके बोर्ड में, स्टेट दी कंडीशंस, ओके, तो ये आपको याद रखना है, राइट। फिर द यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन मीटर। आपको पता है, क्योंकि टाउ क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में नापा जाता है। तो ये आप क्या बोलोगे, टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। मेक श्योर कि आपका कैपिटल लेटर हो एन और एम स्मॉल हो, तो फिर गलत हो जाओगे अगर ऐसा नहीं लिखते हो आप। तो एन कैपिटल होगा, एम स्मॉल होगा। द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइन सीएम। वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूटन को क्या होगा डाइन, और मीटर का छोटा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, तो वो डाइन सीएम होगा। और एमकेएस यूनिट इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता है, ओके। एमकेएस यूनिट आप लिख सकते हो केजीएफ मीटर, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, वो यहाँ फॉलो नहीं होता है, बहुत कम ही फॉलो होता है, ओके। तो आप उसको ओमिट कर सकते हो। एंड टॉर्क इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी डिस्टेंस मैटर करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, डायरेक्शन जो है मैटर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ओके। तो टॉर्क भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ये वाला ध्यान से सुनिएगा, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज मोशन मतलब सपोज ऐसा, ओके, ऐसा अगर मोशन हो रहा है, तब आपको क्या बोलना है, अबाउट इट्स टर्निंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स। आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये याद रखना, ठीक है। और अगर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, या फिर आपका बॉडी रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज,
मतलब क्लॉकवाइज जैसा हो रहा है उसके उल्टे, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। ये सोच लीजिए एक साइन है, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है, याद रखना क्लॉकवाइज होने से नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज होने से पॉजिटिव होता है। आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में बहुत काम आएगा वो चीज, राइट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का एप्लीकेशन क्या है, पहला वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर में काम आने वाला है। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रिम्स ऑफ द व्हील टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बाइसाइकिल। कार में जैसे होता है, कार में आप कैसे ये साइड में पकड़ते हो ना, हाँ, जो आपका स्टीयरिंग व्हील होता है वो साइड रिम्स में आप पकड़ते हो। अगर वही मैं रिम्स में नहीं पकड़ के मैं बोलूँ आप ये जो बीच में होता है इसको पकड़ो और घुमाओ, तो कैसे घुमाओगे, दिक्कत हो जाएगा ना, घुमाते घुमाते सामने वाला या पीछे वाला ठोक देगा आपको, हाँ? आप बस पीछे दांत दिखा दोगे। तो in a bicycle, two equal and opposite force are applied on the two different pedals to produce the required torque. ओके, जब आप साइकिल भी चलाते हो तो एक आगे जाता है तो एक पेडल आपका क्या होता है, पीछे जा रहा है ना, हाँ? जिसकी वजह से आप टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। The handle of the hand floor grinder is always near the rim, making the distance between the axis of rotation in the point of application of force larger. आप कोई भी चीज अगर घुमा रहे हो, ठीक है, सपोज आपका जो हैंड फ्लोर ग्राइंडर होता है उसके साइड में जो हैंडल होता है ना, हाँ, ये हैंडल क्या होता है, ये बीच में जो होता है पीसने वाला, इससे बहुत दूर में होता है ना ये हैंडल, तभी तो आप ऐसा ऐसा घुमा रहे हो। अगर ये हैंडल को मैं यहाँ नहीं रख के यहीं रख दूँ, कैसे घुमाओगे, हाँ, चीजें तो होगा ही नहीं अच्छे से, तो इसीलिए वो दूर में रहता है थोड़ा, ताकि आप कम फोर्स से चीजें जल्दी कर पाओ, राइट। एक और है आपका क्या, हैंडल ऑफ स्पैनर इज केप्ट लॉन्गर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लार्जर। स्पैनर मतलब वही जो पाना आप बोलते हो, है पाना, स्क्रू ड्राइवर जो नहीं होता है, वो क्यों इतना बड़ा बड़ा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज क्या होगा, बड़ा इसलिए होता है ताकि आप जल्दी नट को खोल सको, राइट, कम फोर्स लगा के आप नट को खोल सको, इसके वजह से स्पैनर के हैंडल्स लॉन्ग होते हैं। ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन है और एक पक्का रीजनिंग क्वेश्चन आता है, तो वही सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, टॉर्क में रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं और सबका रीजन वही है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा तो टॉर्क हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ेगा, राइट, वही रीजन है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब वही है, इट्स रेफर टू द कंडीशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर आपका टॉर्क जीरो है तो आप बोल सकते हो कि आपका बॉडी कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है, या फिर आपका टॉर्क अगर जीरो है तब आप बोल सकते हो कि हमारा बॉडी क्या है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। अब देयर इज नो चेंज, अब इक्विलिब्रियम में तो ना ही वो, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कुछ चेंज ही नहीं दिखाएगा वो, है ना, वो तो इक्विलिब्रियम में, मतलब वो चेंज रेस्ट में भी नहीं जाएगा या फिर मोशन में भी नहीं जाएगा, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ये भी कंडीशन बहुत बार आता है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है, पहला कंडीशन, अगर फोर्स बॉडी में एक्ट ही नहीं कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज व्हाट, जीरो, और सेकंड क्या है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन इज जीरो। ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप वैसे ही लिख दीजिए, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, सम ऑफ, ये इसका कहने का मतलब वही है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप ऐसे भी लिखोगे तो सही है, जब आपके क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तब आप बोल सकते हो कि आपका बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो ये सेकंड पॉइंट की जगह अगर आप ये भी चीज लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कहने का मतलब वही है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है वो, ठीक है, ये वाला जो है स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बहुत बार सवाल आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, तो ये आपको बोलना है, राइट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इक्विलिब्रियम दो प्रकार के हैं, क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। जैसे कि आपके बॉडी, आपने सपोज जो है बुक रख दिया है टेबल के ऊपर, ओके, तो टेबल के ऊपर आपने जब बुक रखा है तो वो बुक नीचे गिरना चाहता है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, और वही फोर्स को नीचे तो वो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, टेबल बनाने के लिए ऊपर भी दिया जा रहा है। ये जो फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे वो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना फोर्स लगने के बावजूद भी क्या बुक हिल रहा है, ढुल रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ओके, तो दैट इज क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण वो चीज आपको देखने को मिलता है। वही अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखिए, द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्स। जैसे कि एरोप्लेन, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, देखिए एरोप्लेन का बहुत मास है, बहुत वेट होता है, तब भी वो क्या करता है, वो सब चीज नेग्लेक्ट करके उड़ रहा है ना। ये तो इतना वेट का चीज को आप उड़ाओ, आप उड़ा पाओगे, नहीं उड़ा पाओगे, है ना, आप खुद तो उड़ जाओ वो बहुत बड़ी बात है, ओके, एरोप्लेन तो छोड़ ही दीजिए, ओके, आप अपने आप को ही उड़ा लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है, राइट। जब आप अपने आप को उड़ा लोगे तो आप भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, है ना। तो the body remain in the state of rest under the influence of several force, it is static equilibrium, and a body when continue to be in a state of motion, then it is called as what, then it is called as dynamic equilibrium. And what is the example of dynamic equilibrium, aeroplane uplift, okay, aeroplane uplift जो है example of क्या है, dynamic equilibrium है। next there are two types of dynamic equilibrium, dynamic equilibrium भी दो प्रकार के हैं, क्या है दो प्रकार के, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये हमने पढ़ा ही हुआ है, ट्रांसलेशनल मतलब वही मीनिंग है और रोटेशनल मतलब भी वही मीनिंग है। नाउ रेन ड्रॉप रीचेस द अर्थ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस is because the weight of raindrop is balanced by the sum of buoyant force and the viscous drag of air। ये आपके डू यू नो में है, ओके, डू यू नो में जो है रेन ड्रॉप्स जो गिर रहा है ना हमारे अर्थ के ऊपर, ओके, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के माध्यम से गिर रहा है। इसका रीजन क्या है, बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स मतलब जैसे ये शिप भी जो है तैर रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि पानी उनको क्या दे रहा है, एक बॉइंट फोर्स दे रहा है, राइट, तभी जो है सारे शिप्स क्या होते हैं, तैर रहे हैं, ठीक है, सारे शिप्स जो है तैर पाते हैं, राइट, तो उसका रीजन क्या है, वही बॉइंट फोर्स है, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स ऑफ बॉयंसी, ओके, फोर्स ऑफ बॉयंसी की वजह से वो सारे शिप्स जो हैं क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के तरफ प्लैनेट घूमना, या सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट, या फिर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमना, आर एग्जांपल ऑफ क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सब जो है एक एक एग्जांपल है किसके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ही हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, एक रोटेशनल मोशन का ही क्या है, एग्जांपल है। और कपल क्या होता है, वो आप जो सोच लो वो नहीं, ओके, देखिए कितना नींद आ रहा था आपको, ये जैसे ही मैंने बोल दिया सबके मुंह में हंसी आ गई, ओके, है ना, इससे साबित होता है कि आप कितना मन दे के पढ़ रहे हो। कपल क्या होता है, when two equal and opposite parallel force at equal distance on either side of the point of rotation of the body, the sum of the moment forms a couple. Couple is defined as the product of magnitude of any of the two forces and the perpendicular distance between these forces। इसका कहने का मतलब देखिए, ये मतलब सपोज ये एक ऐसा स्टेबल चीज है, राइट, और फोर्स हम एक नीचे लगा रहे हैं और फोर्स क्या कर रहे हैं, एक ऊपर लगा रहे हैं, राइट, और ये आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है ओ, राइट, और ये जो है आपका एक सोच लो डिस्टेंस में है, दैट इज क्या, r1, और ये जो है एक डिस्टेंस में है, दैट इज क्या, r2। तो वो क्या करेगा, ऐसा गिरेगा, है ना, और वो जो है जनरली ऐसा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, फोर्स ये ऐसा आ रहा है, ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर इसका हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड का अगर देखें तो ये क्या होगा, ये सोच लो एफ है, ये भी एफ है, तो ये क्या होगा, एफ इंटू
R1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, F इंटू R2, F इंटू R2 होगा कि नहीं? तो जनरली यहाँ पर जब F इंटू R1 इज इक्वल टू F इंटू क्या होगा, R2 होगा, तो दे फॉर्म्स क्या, कपल, दे फॉर्म्स कपल। जैसे कि आप नल खोलोगे, एक हाथ से खोलिएगा तो नल खुलेगा क्या, यू यूज दैट, एक हाथ से ही, मतलब एक फिंगर से जनरली, ये आपका नल डिफेक्टिव होगा। ओके, मैं जो है राउंड नल के बारे में बात कर रहा हूँ। यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूलर टैप, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, तो वही वाला मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये जो राउंड वाला होता है, ये आप क्या करते हो, एक ऐसा फ्रंट करते हो तो एक पीछे कर रहे हो ना, हाँ, तो वो टैप खोलने का तरीका वही होता है। आप जो कर रहे हो उसको लफड़ाबाजी बोलते हैं। ओके, ओके, तो वही होता है। तो आप जनरली ऐसा ही टैप टैप खोल पाओगे, राइट। आप एक फिंगर से अगर आप सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज करोगे और क्लॉकवाइज नहीं करोगे तो आपका टैप नहीं खुलेगा, है ना। स्टीयरिंग व्हील भी कभी आपको राइट मोड़ने के लिए इधर मोड़ना पड़ता है, कभी इधर मोड़ना पड़ेगा। एक ही जगह मोड़ोगे और मैं जाऊंगा मुंबई से दिल्ली बोलने से होगा क्या, हाँ? कभी नहीं जा पाओगे। ओके, मुंबई से दिल्ली, हाँ? दोनों तरफ आपको मोड़ना पड़ेगा स्टीयरिंग व्हील, राइट। तो वही है कपल का मतलब, एग्जाम्पल वही, टर्निंग ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ वाटर टैप, एंड द एसआई यूनिट ऑफ कपल इज आल्सो दैट न्यूटन मीटर। जो टर्क का है वही कपल का ही होता है। ओके, क्योंकि वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और वहीं पर क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो वही न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जैसे कि यहाँ पर देखिए सब सेम प्लेन में एक्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब सेम प्लेन में एक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं को प्लानर फोर्स। याद रखिए, ठीक है, क्या बोलेंगे, को प्लानर फोर्स। तो आप देखिए ये जो है, सोच लीजिए आपका ए एक फोर्स है, बी एक फोर्स है, सी एक फोर्स है और डी एक फोर्स है, वो सब एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं ना, हाँ। और ये सोच लीजिए आपका एक्सिस है ओ, हम्म, तो ओ से ए का डिस्टेंस को क्या बोला गया है, R1। ओ से बी का डिस्टेंस को क्या बोला गया है, R2। ओ से सी का डिस्टेंस को क्या बोला गया, R3। और ओ से डी का डिस्टेंस को क्या बोला गया, R4। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, देखिए ओ के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो क्या दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हाँ। और ओ के राइट हैंड साइड में जो भी है वो क्या दिखाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि वो फोर्स क्या करेंगे, चीजों को ऐसा गिराएंगे, राइट। और वो कैसा गिराएंगे, ऐसा गिरा रहे हैं, वो ऐसा गिरा रहे हैं ना, चीजों को बैलेंस करने के लिए। और वो बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक क्या होगा, ए, जो ए फोर्स है, F1 फोर्स है, वो क्या होगा, F1 इंटू क्या है, F1 इंटू R1। और ये बी के लिए क्या होगा, F2 इंटू R2। सो फॉर ए F1 इंटू R1, फॉर बी क्या होगा, F1 इंटू R2, राइट। और वही अगर सी के लिए देखें और डी के लिए देखें, ठीक है, फॉर सी के लिए क्या होगा, F3 इंटू R3। और फॉर डी के लिए क्या होगा, F4 इंटू R4, राइट। अभी यहाँ पर साइन देना है आपको। मैं आपको बताया था क्लॉकवाइज के लिए क्या साइन होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या साइन होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो ये सी और डी हमारा क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज दिखा रहा है ना। तो ये क्या होंगे, सॉरी, ये क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों क्या दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। एक साथ अभी लिख सकते हो
F1 R1 प्लस F2 R2 माइनस F3 R3 माइनस F4 R4, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, F1 R1 प्लस F2 R2 इज इक्वल टू F3 R3 प्लस F4 R4। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है कि नहीं? वही सेम चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो आप। क्या कर सकती है, एक मीटर रूल में आप कुछ जो है चीजें हैंग कर दीजिए और यही वेरिफिकेशन है आपके नेक्स्ट पेज में। वही सेम चीज आपको लगाना है, ठीक है। वही F1 के जगह W है और R1 के जगह L है, L1 है, राइट। तो वही चीज करके आपको वेरीफाई करना है। क्लियर? लास्ट में वही आएगा, W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 इज इक्वल टू W3 इंटू L3 प्लस W4 इंटू L4, ठीक है। कन्वेंशनली मैंने यही बोला, देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज मूवमेंट आर कंसिडर्ड नेगेटिव। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जिसके सेंटर पे मास क्या होगा, 0 होगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, है ना। द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, the center of gravity of a body, like the point at which total weight of the body can be concentrated, then it is called as what, center of gravity। या फिर algebraic sum of moment is what, 0, then we can say it as center of gravity। center of gravity may be outside the body as well as inside the body। आप नहीं बोलोगे center of gravity center में act करता है, मतलब हमेशा इनसाइड दी बॉडी होगा, कभी कभी आउटसाइड दी बॉडी होगा। सोच लीजिए होलो रिंग ले लीजिए, होलो रिंग का क्या होता है, सेंटर में होता है ना, तो ये तो होलो रिंग है, मतलब वो क्या रिंग के अंदर है क्या, रिंग के बाहर एक्ट कर रहा है ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होलो रिंग है। हाँ, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी बाहर भी हो सकता है मटेरियल के, कभी अंदर भी हो सकता है। तो कुछ मैंने बताया हुआ है, देखिए, सर्कुलर डिस्क का क्या होगा, वही ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। सर्कुलर रिंग का भी क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर। दिस इज क्या, आउटसाइड, आउटसाइड द मटेरियल, राइट, आउटसाइड द मटेरियल है ना सर्कुलर रिंग का। ट्रायंगुलर लेमिना का क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ट्रायंगुलर लेमिना ऐसा होता है, इसका ऐसा होगा, इसका सोच लो ये है और इसका ये मीडियन है, तो ये जो मीडियन होता है जिसको हम लोग CG के नाम से जानते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रॉइड। ओके, तो वही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। रेक्टेंगल का क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये सोच लीजिए रेक्टेंगल है, जो आपका डायगोनल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पैरेललोग्राम का भी वही होगा, ओके, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ओके, यूनिफॉर्म रॉड का क्या होगा, सोच लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है ऐसा, तो यूनिफॉर्म रॉड का मिड पॉइंट होगा आपका क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बेस से, फ्रॉम द बेस एट हाइट h/4, मतलब ये सोच लो आपका एक कोन है, ओके, राइट। तो ये सोच लीजिए आपका हाइट है, ये आपका हाइट होगा, तो ये हाइट क्या है, h, मतलब h/4, मतलब आप इसको इक्वली 4 भाग में डिवाइड करो, है ना। इक्वली मैंने 4 भाग में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये कितना होगा, h/4 फ्रॉम द बेस, राइट, फ्रॉम द बेस h/4 में होता है सॉलिड कोन का। वही होलो कोन का अगर बोला तो, सॉलिड कोन का तो h/4, होलो कोन का h/3 फ्रॉम द बेस, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, होलो कोन का h/3 और सॉलिड कोन का h/4। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लेमिना। ये तो हमने सब ज्योमेट्रिक फिगर का किया, जिसका शेप हमें पता है, राइट। अगर हमने इरेगुलर लेमिना ऐसा कुछ रख लिया है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे जानोगे। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब आपको क्या करना है, एक इरेगुलर लेमिना जो भी है वो रखना है,
इसमें 3 आपको होल्स बनाने, 3 होल्स मैंने बनाया, दैट इज ए, बी और सी। फिर हमने क्या करना है, ए जो होल हमने बनाया ना, ये होल को आप क्या करो, ये लेमिना को आप किसी हैंग हैंग कर दो, मतलब किसी नेल में आप टांग दो उसको, राइट। तो हमने ए जो होल बनाया ना, इस पर टांग दिया किसी होल, ये होल को मैंने टांग दिया है, राइट, किसी आयरन नेल पे या किसी पे हमने टांग दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लम लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। फिर जब बी को लीजिएगा, ओके, बी को ऐसा चेंज करके टांग दीजिएगा, फिर बी से एक प्लम लाइन ड्रॉ करिएगा, और सी को फिर आप क्या करिएगा, वो आयरन नेल में टांग दीजिएगा, और सी से आपको एक प्लम लाइन ड्रॉ करिएगा, और फिर जो ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, राइट। तो इरेगुलर लेमिना का आप ऐसे निकाल सकते हो, राइट। कहीं पर भी 3 कॉर्नर में आप क्या ले लीजिए, 3 पॉइंट ले लीजिए या 3 होल बना दीजिए, और ये 3 होल को आप क्या करिए, एक आयरन नेल में हैंग करके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, ओके, प्लम लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, और ये दोनों, ये सारे तीनों चारों का जो भी मिश्रण होगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा, वही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? तो ये आपका क्या है, तो ये हम लोग प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो हम लोग का सिर्फ जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, राइट, ये चैप्टर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स, फिर आपका थ्योरी चीज सब खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सब सेक्शन का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम लोग फोर्स से स्टार्ट करेंगे, फोर्स के यूनिट के बेस में कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर टॉर्क में कुछ क्वेश्चंस बनेगा, कपल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर इक्विलिब्रियम में मीटर रूल वाला क्वेश्चन है, ओके, और कुछ यूनिट कन्वर्जन में क्वेश्चन रहेगा। तो सब प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ये चैप्टर का, और ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल के फोर्स के बारे में मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा, ओके। 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं। एक और लेक्चर ऐसे ही बनेगा 1-1.5 घंटे का, जिसमें सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच।